राजगढ़ के ऊंचे पहाड़ों से बहती झरने की धारा के ठीक पास से एक घना जंगल शुरू हो जाता है और उस जंगल में एक छोटी लाल परी उड़ती हुई घूम रही थी। ये जंगल कितना सुंदर है, कितने सारे पेड़ पौधे, कितने सारे फूल, रसीले मीठे फल, चारों ओर पंछी की आवाज, कितनी सुंदर तितलियां उड़ रही है, चारों ओर कितना सुंदर है। ठीक उसी समय घने जंगल की एक गुफा में आग के सामने एक चुड़ैल साधना कर रही थी, लेकिन अचानक उसका ध्यान टूट गया। मुझे कुछ मीठी सी खुशबू आ रही है, लेकिन ये खुशबू किसी फूल या पक्के फल की तो नहीं है। ये इतनी सुगंधित किस चीज की हो सकती है? ये सोचकर चुड़ैल वो सुगंध कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए गुफा से निकलकर इधर उधर देखने लगी। तभी वो छोटी लाल परी को इधर उधर घूमती हुई देखती है। ये तो एक छोटी लाल परी है। अगर मैं इसे पकड़ सकूं, इसके पंख काटकर अपने यज्ञ की आग में आहुति देकर और इसका खून चूस कर पी लूं, तो मैं इच्छाधारी भूत परी बन जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उस छोटी लाल परी का पीछा करने लगी। फिर लाल परी के पास जाकर चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लेती है। बहुत कष्ट आ रही है। और ये आवाज छोटी लाल परी के कानों तक पहुंचती है। तभी वो उसके पास आती है। तुम्हें क्या हुआ है? बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। लकड़ी काटते समय ये मेरी क्या हालत हो गई। तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ, फिर बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तभी वो बूढ़ी चुड़ैल छोटी लाल परी का पंख पकड़ लेती है और हंसते हुए अपना असली रूप धारण करती है। चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए तेरे ये पंख और तेरे खून की जरूरत है, जिसे पीकर मैं इच्छाधारी भूत परी बन जाऊंगी। तुम एक चुड़ैल हो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। ये कहकर छोटी लाल परी बहुत रोने लगती है और उसी समय जंगल के ऊपर से प्रकृति देवी जा रही थी। वो छोटी लाल परी के रोने की आवाज सुनकर जल्दी से वहां आती है, लेकिन तब तक चुड़ैल छोटी लाल परी की पंख कट चुकी थी और उसकी खून पीने ही वाली थी। तभी रुको चुड़ैल, उसे छोड़ दो, नहीं तो आज ही तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। प्रकृति देवी, आप यहाँ अपने मेरी काम में बाधा डाली, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उस परी का खून मैं जरूर पीऊंगी। ये कहकर चुड़ैल छोटी लाल परी की पंख लेकर वहां से अदृश्य हो जाती है। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने तुम्हें कैसे पकड़ा? मैं लाल परी हूँ। राजगढ़ पहाड़ के चढ़ने के पीछे हमारे परियों की देश है। नहीं 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 लाल परी, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। तुम अभी भी बहुत छोटी हो। माँ, तुम बिल्कुल भी डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पृथ्वी राज्य के जंगल में घूमकर जल्दी ही वापस चली आऊंगी। सुन लो लाल परी, अगर तुम्हारे पंख को कोई चोट लगी तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही इंसान बनकर रहना होगा। फिर मैं परी राज्य से
ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साथ हूँ। अब मैं जैसे जैसे कहूँगी तुम बस वही करना। इसके बाद प्रकृति देवी जादू से जंगल में बहती नदी में एक छोटी नाव ले आती है। जाओ लालपरी, तुम उस नाव में बैठ जाओ। जब तक तुम्हारी नाव कोई रोकता नहीं तब तक तुम नाव से नहीं उतरोगी। और सुनो, अगर कोई तुम्हारा नाम पूछे तो अपना नाम रेशमी बताना। प्रकृति देवी के कहे अनुसार लाल परी उस नाव में बैठ जाती है और नाव तुरंत आगे बढ़ने लगती है। नाव बहते बहते बहुत दूर चली जाती है। तभी अरे ये क्या? ये तो एक छोटी लड़की है। ये अकेला नाव से कहाँ जा रही है? तब वो बूढ़ा मछुआरा जल्दी से उसके पास नाव लेकर जाता है। ए लड़की, उठो, तुम अकेली नाव से कहाँ जा रही हो? मैं रेशमी, लेकिन ये मैं कहाँ आई हूँ? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इस बीच नदी में पानी कहाँ मिलेगा बेटी? तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। वहाँ तुम्हें कोई डर नहीं। वहाँ एक दादी मिलेगी तुम्हें। इसके बाद रेशमी उस बूढ़े मछुआरे के साथ उनके घर जाती है। तभी अरे भाग्यवान, देखो मैं किसे लाया हूँ। तुम्हें पोती बहुत पसंद थी। देखो भगवान ने तुम्हारे लिए एक छोटी पोती ही भेज दी है। अरे ये कौन है? कितनी सुंदर और कितनी मासूम है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अच्छा, वो सब बाद में पूछना। पहले इसे घर के अंदर तो ले जाओ। बेचारी को खाने के लिए कुछ दो और पानी दो, उसे प्यास लगी है। इसके बाद वो बूढ़ी रेशमी को घर के अंदर ले जाती है। फिर एक थाली में थोड़ा चावल, नमक और मिर्च खाने के लिए देती है। घर में बस इतना ही था बेटी। बूढ़ा हो गया है, ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाता। जो मिलता है उसे बाजार में बेचकर थोड़ा ही चावल लाता है। तुम चिंता मत करो दादी, मैं ये खाना खा लूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। रेशमी, तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? ये बात मुझसे मत पूछो दादी। एक भयानक संकट में मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। मैं नहीं जानती कि फिर से मुझे मेरी सब कुछ कब वापस मिलेगी। मुझे नहीं पता दादी, मुझे नहीं पता। इसके बाद से रेशमी उस बूढ़े मछुआरे के घर ही रहने लगती है। दिन बीतने लगे। ऐसे ही एक दिन रेशमी बेटी, बहुत दिनों के बाद लौकी उगी है, जरा तोड़ के लाओगी? आज हम लौकी की सब्जी बनाएंगे। मैं अभी तोड़ कर लाती हूँ दादी। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और अगले दिन सुबह होते ही अजी सुनते हो? जल्दी बाहर आओ, देखो क्या चमत्कार हुआ है। क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? सुबह सुबह इतना जोरों से क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो देखो, लौकी के पौधे फल से भर गया है। इधर टमाटर, बैगन की पौधे फल फूल से भर उठा है। ये कैसे संभव है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कब का टमाटर, बैगन, लौकी का पौधा बोया था, कभी भी पौधे में एक फूल भी नहीं खिला, लेकिन आज पौधे तो फूल फल से भर गया है। तभी वो चुड़ैल फिर से वहाँ आती है और कहने लगती है, हाँ, सारे पौधे फल फूल से भर गए। तुम लोग उस परी के जादू किए पेड़ के फल खाओ और मैं उसका खून चूस कर पी जाऊंगी। बहुत दिनों के बाद आज मैं तुझे ढूंढ ही लिया लाल परी।
हे भगवान, ये तो चूड़ल है। और परी यहाँ कहाँ से आएगा? ये किसका खून पीने की बात कर रही है? इस बीच चुड़ैल छोटी लाल परी की तरफ बढ़ती है। फिर उसका गला पकड़कर उसे काटने ही वाली होती है, तभी एक भाला आकर उस चुड़ैल की पीठ पर वार करती है। ठीक उसी वक्त वहाँ प्रकृति देवी के साथ छोटी लाल परी की माँ भी आती है। माँ, तुम आ गई हो। वो दुष्ट चुड़ैल ने मेरे पंख काट दिया माँ। वो मेरा खून चूस के अपना ताकत बढ़ाना चाहती थी। चुड़ैल, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तुम अपने लालच को नियंत्रित नहीं कर सकी, इसीलिए मुझे मजबूर होकर तुम्हें ये सजा देनी पड़ी। अब डरने की कोई बात नहीं बेटी, मैं आ गई हूँ। प्रकृति देवी मेरे पंख का हिस्सा लेकर तुम्हारे लिए नए पंख बना देंगे, फिर हम परी राज्य में वापस चले जाएंगे। इसके बाद प्रकृति देवी माँ परी के पंख से एक पंखुड़ी लेकर छोटी लाल परी के कंधों पर स्पर्श करके मन ही मन मंत्र जपते ही छोटी लाल परी के भी 2 सुंदर पंख बन जाते हैं। अब तो सचमुच रेशमी बेटी हमें छोड़कर परी राज्य लौट जाएगी और हम फिर से अकेले हो जाएंगे। हमारे दोनों बेटे शहर जाकर शादी करके वही रह गया, हमसे कभी मिलने भी नहीं आया, हमारा कोई खबर नहीं लेता। रेशमी को पाकर हम सारे दुख दर्द भूल गए थे, लेकिन अब दादाजी, तुम दोनों दुखी मत हो। मैं तुमसे मिलने के लिए कभी कभी आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। इसके बाद प्रकृति देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और लाल परी अपनी माँ परी के साथ वहाँ से उड़कर झरने की जादुई रास्ते से फिर से परी राज्य में वापस चली जाती है। उधर परी लोग पहुँचते ही परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा मिलके उस दुष्ट नागराज पे हमला कर देते हैं। परियों की नगरी में सारी परियां बहुत खुश थी, क्योंकि आज उनकी परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा की शादी होने जा रही थी। इस शादी कोई मामूली शादी नहीं था, क्योंकि इस शादी का बंधन पहले से ही निर्धारित था। ये शादी होने से परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा की शक्तियाँ एक हो जाएंगे। इससे परी लोक और भी शक्तिशाली हो जाएगा। कोई भी बाहर से परी लोक में हमला नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते शादी का समय आ पहुँचा। आप दोनों के मिलन से आज हमारा परिलोक शक्तिशाली हो जाएगा। अब से कोई भी हमारे तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये तो होना ही था, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। उनके शादी पहले से लिखे जाने के वजूद शादी उतना आसान नहीं था। शादी के रस्में शुरू होने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक विशालाकार नागराज आ पहुँचा और अपनी जादुई शक्ति से सभी परियों को बंदी बना लिया। ये देख परी राजकुमारी सोना बहुत गुस्सा हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये कह के परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा दोनों ही अपने अपने जादुई दंड उस शैतान नागराज की तरफ घुमाने ही जाते हैं, लेकिन चालाक नागराज उससे पहले ही उन दोनों पे अपनी काला जादू चला देता है, जिससे परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा दोनों ही छोटे छोटे गुड़िया और गुड्डे में बदल जाते हैं, जिसे देख के नागराज जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये परी लोक मेरा है और तुम सारे मेरे गुलाम। ये क्या किया तूने? पाप लगेगा तुझे। क्या हालत बना दिया तूने हमारी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा की।
अब कुछ नहीं कर पाएगा ये दोनों। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती ये दोनों पुतला बनकर ही रह जाएगा। चलो आप मान लो, तुम्हारे राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तू मूर्ख है, इन दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकता। यह शादी बहुत पहले से ही तय है और तू इसे बदल नहीं सकता। उतनी क्षमता तुझ में नहीं है। परियों की बात सुनकर नागराज को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों गुड्डे गुड़ियों को एक दूसरे से बहुत दूर अलग अलग जंगल में पंछियों की दुनिया में भेज देता है। लो, मैं सब कुछ बदल दिया। आप वो दोनों कभी मिल नहीं पाएगा। अब मैं हूँ तुम्हारे राजा। फिर शैतान नागराज परी लोग पे कब्जा कर लेता है, लेकिन कुछ परियां छुपते छुपाते बड़ी राजकुमारी सोना की गुड़िया के साथ पंछियों की दुनिया में आ पहुंचता है। वो लोग एक जंगल में आके पहुंचा जहां पेड़ पौधे से भरा हुआ था। जिस जंगल में बहुत सारे पंछियां खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। बड़ी राजकुमारी सोना की गुड़िया नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी जो टुनिया की हाथ लग गई। टुनिया उस गुड़िया को उठा के अपने घोंसले पे लेकर जाती है। परिया भी अपने आप को बहुत छोटी बना लेती है और बड़ी राजकुमारी सोना की निगरानी करने के लिए उनके साथ साथ जाती है। वो बड़ी राजकुमारी सोना को गुड़िया के रूप से आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। पर बड़ी राजकुमारी सोना जब चाहे परियों से बात कर सकती थी, लेकिन और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उधर गुड़िया पाके टुनिया बहुत खुश थी। उसे हमेशा संभल कर रखती थी, उसकी ख्याल रखती थी। एक दिन राया नाम के एक मैकाऊ के साथ टुनिया की मुलाकात होती है। तुम यहाँ नए हो क्या? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। हाँ, मैं कल ही यहाँ आई हूँ। अभी तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्यों नहीं, चलो मेरे घोंसले में चलो। ये कह के टुनिया राया को अपने घोंसले में लेकर जाती है। वहाँ जाके राया परी राजकुमारी सोना की गुड़िया को देखकर चौंक जाती है। अरे टुनिया, तुम्हारे पास कितनी खूबसूरत गुड़िया है। तुम्हें पता है मेरे पास भी एक गुड्डा है। मेरे पिताजी कहीं से लेकर आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम दोनों कल मेरे गुड़िया से तुम्हारे गुड्डे की शादी करा देंगे। यही खेल हम लोग कल खेलेंगे। ये कह के राया वहाँ से चली जाती है। टुनिया उसे छोड़ने के लिए आगे तक जाती है। इधर सब कुछ सुन के परिया और राजकुमारी सोना बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो गुड़िया के रूप में रह के कुछ कर भी नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी सिर्फ राजकुमार चंद्रा से ही हो सकती है। हाँ, लेकिन वो कहाँ है हमें तो ये तक नहीं पता। और अगर कल टुनिया ने अनजाने में मेरी शादी किसी और गुड्डे से करा दी तो? नहीं राजकुमारी सोना, हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अगले दिन टुनिया गुड़िया को खूब अच्छे से तैयार करती है। कुछ ही देर में राया अपने गुड्डे को लेकर वहाँ आ पहुँचती है। वो अपने गुड्डे के चेहरे को सहरा से ढक के लेकर आई थी। अरे, तेरे गुड्डे की सेहरा तो बहुत सुंदर है। तुमने सही बोला, मेरी गुड्डा है राजकुमार जैसा। तभी सारी परियां छोटी होकर पेड़ के ऊपर जाके छुप जाते हैं। वो किसी भी हाल में इस शादी को रोकना चाहती थी, इसीलिए एक परी ने चुपके से शादी का सामान बिखार दिया। ये देखो क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे? तुम पहले रोना बंद करो, हम लोग फिर से सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। शायद हवा से बिखर गया है। वो लोग जल्दी से सब कुछ समेट लिया और फिर से पहले जैसा कर दिया। फिर उन्होंने अपने गुड्डे गुड़िया का शादी करने लगी। ये देख परियों को बहुत गुस्सा आ गया।
एक परी ने जादू करने वाली थी कि तभी वहाँ इतना हवा चला कि फिर से सब कुछ उलट पुलट के रह गया। ये देख टुनिया गुस्से से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राया भी उसके पीछे पीछे उसको समझाने के लिए जाती है। फिर सारी परियां गुड़िया रूपी राजकुमारी सोना के पास आती है। अच्छा हुआ तुमने शादी को रोक दिया, लेकिन मुझे टुनिया और राया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन राजकुमारी सोना, हमने अभी कुछ किया ही नहीं। हमने सोचा आपने कुछ किया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो, जिसने भी किया हमारी मदद ही किया है। नहीं तो अगर ये शादी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये शादी हो जाती तब तो सब अच्छा हो जाता। ये आवाज राया के गुड्डे से आ रहा था, जिससे परी राजकुमारी सोना की शादी होने जा रही थी। तभी अचानक गुड्डे ने जादू से अपना सेहरा हटा देता है और वहाँ पे मौजूद सभी ये देख चौंक जाते हैं कि वो और कोई नहीं, राजकुमार चंद्रा ही है। उसे देख परी राजकुमारी सोना बहुत खुश हो जाती है और उनको एक साथ देख परियां भी आनंदित हो जाती है। राजकुमार, आपको मैंने और मेरी परियों ने कितना ढूंढा, अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। कल जब से मेरी शादी की बात राया के मुंह से सुना, तब से मैं बहुत चिंतित था। यहाँ मैंने इस शादी को रोकने के लिए ही जोर से हवा चलवाया था। अच्छा, ये जादू आपने किए थे? कमाल है ना, जिस शादी को रोकने की हम इतने कोशिश कर रहे थे, असल में वो शादी की ही तो हमें इंतजार थी। बातें तो होती रहेगी। उस शैतान नागराज को आपके शादी के बारे में पता चलने से पहले आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए और देर करना सही नहीं होगा। फिर सारी परियां शादी के सारे सामान अपने जादू से पहले जैसा कर देती है। तभी टुनिया और राया वहाँ आ पहुँचती है। उन दोनों को देखकर परियां फिर से छोटी होकर छुप जाती है। सब कुछ अपनी अपनी जगह पे देख के वो लोग पहले चौंक जाती है, लेकिन वो खुशी के मारे इन सब में ध्यान नहीं देती है। टुनिया और राया खुशी खुशी अपने गुड्डे और गुड़िया की शादी करवा देती है। फिर परियां अपने जादू से टुनिया और राया को बेहोश कर देती है। तभी शादी के बाद परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा अपने रूप में वापस आ जाती है। मुझे टुनिया को छोड़ के जाने में बहुत बुरा लग रही है। इसका हल भी मेरे पास है। ये कह के चंद्रा अपने जादू से वही गुड्डे गुड़िया फिर से बना देता है जो टुनिया और राया के पास था। अब हम जब चाहे अपने मर्जी से टुनिया और राया के पास दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन अब देर हो रहा है। अब हमें जल्दी ही परी लोग पहुंचनी चाहिए। फिर सब खुशी खुशी परी लोग के लिए उड़ जाते हैं। इधर टुनिया और राया को भी होश आ जाती है। वो दोनों अपने गुड्डे गुड़िया की शादी से बहुत खुश थे। उधर परी लोग पहुँचते ही परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा मिलके उस दुष्ट नागराज पे हमला कर देते हैं। उनकी शादी हो जाने से वो लोग नागराज से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। शैतान नागराज उन दोनों के सामने टिक नहीं पाए और हार मानकर परी लोग छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।